हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। चलिए कल जो पढ़े थे उसका रिवीजन करते हैं। तो बताइएगा गुरु जी कि संविधान का अनुच्छेद 93 में क्या है। लोकसभा के पदाधिकारियों और उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अच्छा, लोकसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है। लोकसभा के सदस्य को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है। लोकसभा जो अध्यक्ष रहता है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है या नहीं, एक समान सदस्य के रूप में लेता है, सांसद के रूप में। अगर लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना होगा तो उसको कितना दिन पहले उसको सूचना देना पड़ेगा। 14 दिन पहले। मान लीजिए लोकसभा भंग हो जाएगा तो अध्यक्ष का पद मतलब वैसा ही रहेगा या अपने पद से यथावत बना रहेगा जब तक उसका पिछला समय गठन नहीं हो जाता है, तब तक वो अपना पद पर बना रहेगा। धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। मान लीजिए धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। मान लीजिए प्रमाणित कर दिया है। तो उसको मतलब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है कि नहीं। नहीं, जैसे बोल दिया है वैसे नहीं रहेगा। अब बताइएगा कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक है। 52 से 57। 52 से 1957। वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। ओम बिरला। और प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जेबी मावलंकर। उपाध्यक्ष पर था, उपाध्यक्ष थे उस समय अनंत संयम अयंगर। स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में या दोनों में या किसी में भी नहीं। स्थगन प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है। लोकसभा में आता है। यदि कोई सदस्य कितना दिन की अनुमति के बिना सदन में अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है कि उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। 2 महीना यानी 60 दिन तक वो अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता पर ग्रहण लग सकता है। अच्छा, संसद सदस्य को संसद के बैठक से पूर्व व बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कितना मतलब टाइम लिमिट किया गया। 40 दिन पूर्व 40 दिन बाद तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, केवल सिविल मामले में। फौजदारी में उसको गिरफ्तार किया, किसी वक्त उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल। भूतपूर्व संसद सदस्यों का पेंशन व्यवस्था कब से लागू की गई है। 1976 से। अगर कोई सदस्य बिना शपथ लिए अगर वोटिंग में या वोटिंग में अगर भाग ले रहा है तो उसको माना जाएगा। उसको दंड मतलब कितना दिया जाएगा। 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड दिया जाएगा। अच्छा, कोई संसद सदस्य को मान लीजिए वो अपराधी है, उसको कितना दिन का सजा सुनाया गया है जिससे उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष तक। अब भारत का महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। भारत का महान्यायवादी का उल्लेख 79 में है का 76। महान्यायवादी जो होता है वो तो मतलब लोकसभा और राज्यसभा में बोल सकता है, लेकिन उस मत देने का अधिकार उसको नहीं है। इस किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है बताइए तो। अनुच्छेद 88। अब महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अब महान्यायवादी बनने के लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का योग्यता है वही इसका भी होना चाहिए। राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद में है। ये तो 88 में हो गया, 76 में 79 है का 165। सॉरी। भारत का महान्यायवादी 76। राज्य का महान्यायवादी आपको 165। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कितना से कितना अनुच्छेद तक है। 148 से 151। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करेंगे। इसका कार्यकाल कितना होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले होगा
के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद से हट जाता है तो मतलब दूसरा पद धारण कर सकता है कि नहीं? नहीं करेगा, नहीं करेंगे, कहीं भी कुछ दूसरा पद धारण नहीं कर नहीं सकता। करेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है राष्ट्रपति को कितने तरह का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट, और तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 17 है भारत का संचित निधि, जो अनुच्छेद 266 का 1 में है। भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व जैसे आयकर, निगम आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त राशि आदि की एक निधि है जिसे भारत का संचित निधि कहा जाता है। मतलब इन सबको मिला के एक जगह जमा किया। संचित निधि में से कोई धन संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली या व्यय की जा सकती है, अन्यथा नहीं। मतलब संसद जब पारित करेगा तभी उसमें से निकलेगा तभी उसका खर्चा होगा, नहीं तो नहीं। यह अनुच्छेद 114 का 3 है। अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ यानी 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है, किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है। इसलिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं होती उस दौरान व्यय के लिए लेखानुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। कभी कभी मान लीजिए पास नहीं हुआ तो लेखानुदान से धन निकाला जाता है। यानी लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखा अनुदान का प्रावधान अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों को द्वारा किया जा सकता है। अगला पॉइंट है चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले और नई सरकार के गठन तक वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। मान लीजिए बीच में ये लोकसभा विघटित हो गया है और अगला लोकसभा जब तक चुना नहीं जाएगा तो उसमें खर्चा करने के लिए, उसके बीच में खर्चा करने के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान है। लेखा अनुदान और अंतरिम बजट के बीच अंतर यह है कि लेखा अनुदान पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है। लेखा अनुदान पारित करने के कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय एवं प्राप्तियों दोनों का विवरण होता है। अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप में अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए किया जाता है। आगे सरकार अपने हिसाब से बजट प्रस्तुत करती है। भारत के संचित निधि पर भारत व्यय निम्न है। मतलब भारत के संचित निधि से किसको किसको पैसा दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता एवं अन्य व्यय, राज्यसभा सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ता पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। मतलब उच्च न्यायालय राज्य का भी वही संचित निधि से दिया, राज्य का जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसको भी केंद्र सरकार से वेतन मिलता है। तो वही ने नियुक्त करता है उसको। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता तथा पेंशन ऐसा ऋण भाग जिनका दायित्व तो भारत सरकार पे है, मतलब दूसरा देश से ऋण लिया है तो संचित निधि से दिया जाएगा। भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिग्री या पंचाट, कोई अन्य व्यय जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित करे। भारत के लोकवित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधियां। भारत के लोकवित्त पर संसदीय नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां है? तो संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। लोक वित्त पर नियंत्रण करने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सांसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय वितरण प्रस्तुत कराएंगे। दूसरा है विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत के संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। भारत के संचित निधि से राशि तभी निकाला जा सकता है
जब इसके लिए विनियोग विधेयक को पारित करा लिया जाए, मतलब संसद के द्वारा पारित करा लिया जाए विनियोग विधेयक, तभी संचित निधि से धन निकाला जाएगा। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदान का प्रावधान। अनुपूरक अनुदानों एवं लेखा अनुदान के माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किए गए अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। मतलब मान लीजिए बिल बन गया है 5 लाख का, अब पैसा बचा है 4 लाख, तब उसको अनुपूरक अनुदान के लिए रखा जाएगा। पारित इसी प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विनियोग विधेयक पारित नहीं करा पाती तो सरकार लेखा अनुदान के माध्यम से तब तक खर्च का प्रबंध करती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक न पारित करा लिया जाए। ऐसे समानांतर चुनावी वर्ष या लोकसभा के भी गठन होने की स्थिति में होता है। चौथा पॉइंट है संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाना। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ पारित किया जाता है। चैप्टर 18 है भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267। भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267। संविधान का अनुच्छेद 267 संसद और राज्य विधानमंडलों को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। यह निधि भारत की आकस्मिकता अधिनियम 1950 ईस्वी द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवधान है जब तक विधानमंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अनवेक्षित व्यय करने का प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो या समुचित विधानमंडल नियमित करेगा। चैप्टर 19 है संविधान में संशोधन। संविधान में कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं? तो संविधान का अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें 3 विधियों को अपनाया गया है, मतलब 3 तरह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। एक होता है साधारण विधि द्वारा। साधारण विधि में संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। साधारण विधेयक होता है बहुमत द्वारा पारित होने पर अगर उस पर साइन हो गया है इसको, तो साधारण बहुमत मतलब जितना लोकसभा सदस्य उसका आधा से 1 ज्यादा साधारण बहुमत कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत से कौन कौन से मतलब संशोधन किए जा सकते हैं? तो नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं, इन सबों में साधारण विधि द्वारा संशोधन किया जा सकता है, यानी लोकसभा के सदस्य का आधा से 1 ज्यादा। दूसरा संविधान संशोधन आता है, दूसरा नियम है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत क्या होता है? यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 विशेष बहुमत होता है 2/3 और साधारण बहुमत आधा से एक अधिक विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रकार के द्वारा संशोधन किया जाता है। तीसरा संशोधन का प्रक्रिया है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, मतलब संसद का भी इसमें हाथ रहेगा और राज्य विधानमंडल है उसका भी हाथ रहेगा, तभी इसमें संशोधन होगा। इसमें देखते हैं संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत अभी ऊपर बताए थे, विशेष बहुमत यानी 2/3 तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृत किया जाए, मतलब विधानमंडल में मतलब जितना विधायक है उसके आधा। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन में प्रमुख विषय है राष्ट्रपति के निर्वाचन जो कि अनुच्छेद 54 में है, राष्ट्रपति निर्वाचन के कार्यपद्धति अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघ एवं राज्यों की विधि संबंधी, स्वती अनुसूची का कोई भी विषय मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संबंधित उपबंध, मतलब इतना में सब में जितना है संशोधन होता है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इसमें ही नहीं कि सिर्फ लोकसभा में होगा या राज्यसभा में, किसी में भी हम लोग पेश कर सकते हैं। आप नहीं करिएगा मतलब हाँ, तो हम भी सांसद बनेंगे ना, लड़ेंगे चुनाव। चैप्टर 20 है न्यायपालिका। समस्त न्यायालयों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं होता है। न्यायालयों में शक्ति विभाजन नहीं होता है। भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय, उनके ऊपर राज्यों का उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियम से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मानवारी तो 88 में है, 148 से 51। अच्छा वो तो मतलब जैसे मैं लोक महान्यायवादी जो है लोकसभा और राज्यसभा में बोल सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है, ये अनुच्छेद 88 में कहा गया। 148 से 51 है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या। संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश, मतलब सब मिला के 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और 33 अन्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान जब बना था तो उस समय 8 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। बाद में काम बढ़ते और दबाव को देखते हुए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय में अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। 1956 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 11 कर दिया गया। तुरंत 1960 में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14 कर दी और 1978 में 18, 1986 में 26, 2009 में 31 और 2019 में 33। तो मूल संविधान में कितना था? 8 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। पहला बार कब बढ़ाया गया? 1956 में। कितना उस समय हो गया? 8 हो गया। 56 में 1956 में 11 हो गया। मूल संविधान में 8 गो थे। 1956 में 3 गो बढ़ा तो 11 गो हुआ, एक मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद 1960 में बढ़ाया गया तो 14 हुआ, फिर 3 गो बढ़ाया गया। अब फिर 1978 में बढ़ाया गया तब 18 हो गया। 86 में 26, 86 में 26, 9 में 31, 2019 में 33। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। सही बात है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश का जब नियुक्ति होगा तो जितना भी 33 गो न्यायाधीश है सबसे पूछेंगे भाई साहब एकरा बनाया जाए, तो हमरा से पूछेगा तो मतलब गुड्डू जी को बना दीजिए। परंतु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं। मतलब हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम हमको सपोर्ट करो। हम तोरा 5 रोटी खिलाएंगे, तुम भी हमको 3 गो रोटी खिलाओ, यही होता है। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय या राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है। अनुच्छेद 124 के 4 124 का 2 सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी परामर्श कर सकता है कि मतलब किसको बनाना चाहिए। अगला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यूनतम आयु सीमा मतलब हम 15 साल का रहेंगे तो हो जाएंगे? 15 साल नहीं होगा, माने
एक उसका नहीं, अगर मान लीजिए 15 साल में आप उसमें रहता है ना कि 10 साल कम से कम किसी भी न्यायालय में वो तो पास करने पड़ेगा। जो उसकी योग्यता है वो आपके पास रहेगा, तो आप 20 साल के हैं या 50 साल के हैं आपको बना दिया जाएगा। इसकी अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। और किसका 65 वर्ष था? उसका मुख्य महान्यायवादी का, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। महान्यायवादी तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा। इसका 6 साल या 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, वो किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। मतलब न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है 5 वर्ष तक, या किसी उच्च न्यायालय के लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, मतलब वकील रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। अब देखते हैं न्यायाधीश के वेतन और भत्ते। यह अनुच्छेद 125 में है। न्यायाधीश के वेतन और भत्ते अनुच्छेद 125। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रति माह और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 प्रति माह वेतन मिलता है। मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलेगा? 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क आवास, अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि भी मिलता है। न्यायाधीशों का वेतन और उससे मिलने वाले अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता है। सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उसके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित किया गया है। भाई साहब, तो शुरू में जब 2,80,000 होता, रिटायर होगा तो 10 लाख हो जाता होगा, तो 5-6 लाख से कम थोड़े होता होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब 2,80,000 अभी है, तो जब रिटायर होता होगा तब तो 2,80,000 से ज्यादा ना होता होगा। 2,80,000 पहले रही है चाहे बाद में रही है, बना रहेगा 2,80,000। अच्छा, जैसे में राष्ट्रपति का भी उतने है। आप ऐसा थोड़ी है कि आज 20,000 दरोगा बने तो 50,000 पढ़ाया, रिटायर होएगा तो 2 लाख हो जाएगा, तो पैसा नहीं भरता है, इसका फिक्स रहता है। मतलब 2 लाख आपको 80,000 मिलेगा। मतलब रिटायर होंगे तो इनको पेंशन के रूप में 1,40,000 1,40,000 महीना मिलेगा, और न्यायाधीश को मिलेगा 1,25,000। पद विमुक्त, मतलब इनको पद से कैसे पढ़िएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदनों एक प्रस्ताव पारित करे जिसे प्रार्थना कहते हैं, जिससे वह किसी न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार अथवा असमर्थता के कारण पद से हटाना चाहते हैं। यह प्रस्ताव दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के स्पष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितने सदस्य उपस्थित हैं तथा मतदान में भाग लेते हैं उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे। 2/3 बहुमत किसको बोलते हैं? 2/3। तो 2/3 उसका और एगो नाम है ना, जैसे में साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। 2/3 किसको बोलेंगे? 2/3 आपको होगा, और विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, साधारण बहुमत तो मालूम होगा। हाँ। आगे देखते हैं। पारित होना चाहिए, तथा साथ ही यह भी आवश्यक है कि प्रस्ताव पर मतदान के समय जितना सदस्य उपस्थित है तथा मतदान में भाग लेते हैं उनका 2/3 बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करे। जब इस प्रकार पास हुआ प्रस्ताव संसद राष्ट्रपति के पास प्रार्थना के लिए रूप में भेजे जाते हैं, तभी वह आदेश जारी करके संबंध न्यायाधीश को हटा सकता है। पद विमुक्त प्रस्ताव 100 सदस्य लोकसभा के मामले में या 50 सदस्य राज्यसभा के मामले में हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दिया जाता है। लोकसभा में मिनिमम 100 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, राज्यसभा में 50। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 ईस्वी तक रहे थे। 1978 से 1985 तक, जो 2696 दिन रहते। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश थे कमल नारायण सिंह, जो 1991 में रिटायर हो गए थे। 17 दिन के लिए रहे थे। 25 नवंबर 1991 में पद पर बैठे और 12 दिसंबर 1991 इनको पद से हटा दिया गया। इनका पद छीन लिया गया, अब बैठने लायक नहीं है। जब भारतीय
न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा यानी PIL लाया गया, तब भारत का मुख्य न्यायाधीश PN भागवती थे। पूछता है हमेशा क्वेश्चन। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा PIL दायर किया गया, उस समय मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भागवती। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है रिटायर हो गया तो कहीं भी वकालत नहीं करेगा। और कौन एगो है जो कोई पद धारण नहीं कर सकता है? कोई पद धारण मुक्त महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहीं बार गड़बड़ हो जाए। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी है। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का क्या क्या अधिकार है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है? यह निम्न मामले में प्राप्त है: भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, मतलब एक से ज्यादा दो राज्य अपना में मिलेगा कि हमारा क्षेत्र यहाँ तक जाएगा, हमारा क्षेत्र वहां, तो इसमें आएगा। तो यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा सर्वोच्च न्यायालय के। भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों, एक या एक से अधिक अधिराज्यों के बीच विवाद में, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिससे उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। ये नहीं कि खेत हमारा धर लिया है वो 1 कट्ठा, तो चलो भाई दोनों राज्य हमारा 5 विशेष बहुमत तो नहीं होगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में उसके नहीं आएगा। जो विधि का मामला होगा कुछ वैसा तब वो आएगा। दूसरा होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। मान लीजिए यहाँ हमको पटना में फांसी का सजा दे दिया गया है, आपको मालूम चलता है कि हम मतलब निर्दोष हैं, तो आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं कि इसकी जांच की जाए। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं: संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। अनुच्छेद 143। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार। संविधान का अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। मतलब ये नहीं कि एक बार लक्ष्मण रेखा पार दी तो उसमें बदलाव नहीं होगा। हम जो दे दिए अगर उसको लगेगा कि इसमें बदलाव करना है तो बदलाव करेगा। 5वां है अभिलेख न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त करता है, प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि न्यायालय के सभी निर्णयों को रिकॉर्ड या अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। मतलब जितना निर्णय लिया है सबको रखा गया है। इस विषय को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नजीर के रूप में पेश किया जा सकता है। यही बात है कि उसमें तुरंत ही एगो पर्ची लेके जाता है, ऐसे दिखाता है, देखिए सर सर्वोच्च न्यायालय इसमें ऐसे बोला था, आप गलत बोल रहे हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप में उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उपरेशन के लेख जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद 145 के 3 में। अब आते हैं उच्च न्यायालय पर। तो उच्च न्यायालय क्या है? संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा जो अनुच्छेद 214 में है। और सर्वोच्च न्यायालय किसमें है? 124। मतलब 90 को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा उच्च न्यायालय। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 231 में मतलब 2 राज्य का एक उच्च न्यायालय हो सकता है।
दो या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय। हाँ, जैसे मान लीजिए असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का कहाँ है? गुवाहाटी। गुवाहाटी में है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक राज्यों से अधिक है। 3 ऐसा उच्च न्यायालय है जिसका अधिकार क्षेत्र एक राज्यों से अधिक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है। 2 ही को ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है। एगो कौन सा है? दिल्ली। एगो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अनुच्छेद 217। विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है? तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य जिसे उच्च न्यायालय स्थित है का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। और सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है उसको कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। 65 वर्ष प्रस्तावित किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्याग पत्र दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का कितना है अधिकतम आयु सीमा? 65 है। और न्यूनतम कितना है? न्यूनतम नहीं है, न्यूनतम निर्धारित नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय अधिकारिता तथा स्थान तो पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका कोलकाता है। आगे है महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव का कहाँ है? मुंबई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी का? मद्रास। तमिलनाडु और पुदुचेरी का मद्रास में है। इसका एगो खंडपीठ भी है मदुरई में। उत्तर प्रदेश का? इलाहाबाद। मतलब मेन इलाहाबाद है, इसका खंडपीठ है लखनऊ का। हमको लगता था कि मेन लखनऊ है, उसका खंडपीठ है इलाहाबाद। लेकिन मेन है इलाहाबाद, लेकिन खंडपीठ बनाया गया लखनऊ। कर्नाटक का कहाँ है? कर्नाटक में। बिहार का है पटना में। उड़ीसा का है उड़ीसा में। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का है गुवाहाटी। असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का है गुवाहाटी। इसका खंडपीठ कहाँ कहाँ है? कोहिमा में भी है, आइजोल में भी है, ईटानगर में भी है। राजस्थान का? राजस्थान है। मध्य प्रदेश का? राजस्थान का जयपुर में होना चाहिए। राजस्थान का? राजस्थान दिया है 1950 में बना था। उस समय 50 में वहाँ दिया था। मूल है आपको जोधपुर में, खंडपीठ है जयपुर में। खंडपीठ है उसका जयपुर में। मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश में है, लेकिन जबलपुर में आ गया है। खंडपीठ है ग्वालियर और इंदौर। मध्य प्रदेश उस समय जब बना था तो अभी है जबलपुर में। लोग बोलता है भोपाल में है, लेकिन है जबलपुर में। भोपाल इसका कहाँ है? जबलपुर, ग्वालियर। मध्य प्रदेश का है जबलपुर में। केरल और लक्षद्वीप का है एर्नाकुलम। केरल और लक्षद्वीप का है एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का है श्रीनगर। गुजरात का है अहमदाबाद। दिल्ली का है दिल्ली। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश का है शिमला में। सिक्किम का है छत्तीसगढ़ बिलासपुर। उत्तराखंड नैनीताल में है। झारखंड का है रांची में। मेघालय का है शिलोंग में। मणिपुर इम्फाल। त्रिपुरा का अगरतला। और तेलंगाना का हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का अमरावती। आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पर मुक्त किया जा सकता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन कौन बात रहेगा तो उसको मतलब पद से हटाया जा सकता था। उच्च न्यायालय की, उच्चतम न्यायालय, दोनों को तो सेम है। तो उच्च न्यायालय का बताया चाहे उच्चतम न्यायालय का। और संविधान का उल्लंघन किया हो, मतलब भ्रष्टाचारी हो, या ज्यादा बूढ़ा हो गया है, असमर्थ है काम कार्य करने में, तभी उसको हटाया जा सकता है। अच्छा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी
उसी के तहत तो हटाया जा सकता है। जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। मतलब पटना में अगर है वो न्यायाधीश तो पटना में वकालत नहीं कर सकता है, काहे कि सारा को तो पहचानते रहेगा, हाँ। तुरंत पोट लेगा, सब केसे जीत जाएगा। किंतु किसी दूसरे उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है, मतलब पटना बिहार को छोड़कर दूसरे जगह कर सकता है। राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। मतलब राज्य में ऐसा नहीं है कि 30 गो रहेगा, 35 गो रहेगा या 10 गो रहेगा, हर एक राज्य में अलग अलग है। राष्ट्रपति जब चाहेगा तो संख्या बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। मतलब अवकाश प्राप्त है, रिटायर हो गए हैं, फिर भी बोलेगा तो आपको कार्य करना है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय होता है जो अनुच्छेद 215 में है। सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129। उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। चलिए बाकी कल पढ़ेंगे, आज जो पढ़े एक बार फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। तो कहाँ से पढ़े थे? भारत के संचित निधि से पढ़े थे। तो बताइए कि भारत के संचित निधि किस अनुच्छेद में है? 266 का 1। 266 का 1 भारत की संचित निधि। अच्छा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। भारत की आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में है? 267 में। 267 में। जो आकस्मिकता अधिनियम है वो मतलब कब बना था? कब बना था? यह निधि भारत के आकस्मिकता निधि 1950 ईस्वी द्वारा गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के अधीन है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368। अच्छा, अब बताइए कि राज्य, क्षेत्र और सीमा और नाम में परिवर्तन संसद विधि बनाकर कर सकता है। हाँ, तो मतलब ये आप बताइए कि किस मतलब तरह के संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है? साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से? साधारण बहुमत से। अब विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3 सदस्य उसका उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। अब बताइए 7वीं अनुसूची के विषय पर किस तरह से संशोधन किया जा सकता है? साधारण से, विशेष से, या संसद के विशेष बहुमत और विधान मंडलों की जो स्वीकृति से? यही होगा, संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधान मंडल की स्वीकृति से। अच्छा, बोलिए आगे बताइए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संबंधित उपबंध में संशोधन कैसे किया जा सकता है? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडल इसमें भी आएगा। अब बताइए कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण तो संसद करेगा। और संसद मतलब किस टाइप? विशेष बहुमत कि साधारण बहुमत? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से करेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्य पद्धति? साधारण बहुमत। कार्य पद्धति आपको विशेष बहुमत के साथ साथ विधानमंडल से स्वीकृति मिले। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपको है 31 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल 55। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? 54। राष्ट्रपति है आपको 52 में। राष्ट्रपति है 52 में। और 53 में क्या है? उसका निर्वाचन 53 में है कि मतलब संघीय एथी का वो अध्यक्ष होगा। हाँ। राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 में है। लोकवित्त पर नियंत्रण रखना किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोकवित्त पर हाँ कितना में है? अनुच्छेद 112 में। 112। हाँ। बजट किस में है?
बजट अभी तो नहीं आया है। बजट भी इसी में है 112 में। अच्छा। 110 में का है? 110 में क्या है? उसमें 110 में बजट, 112 में का है? 112 में अभी बता नहीं, लोक वित्त पर नियंत्रण रखेगा। 112 ही में बजट है। अच्छा, 112 में। संविधान संशोधन विधेयक को मतलब किसमें पेश किया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा या दोनों में? काची का संविधान संशोधन विधेयक जब आएगा तो किस सदन में पेश किया जाएगा? राज्यसभा या लोकसभा, किसी में पेश कर सकते हैं। किसी में पेश कर सकते हैं। उच्च न्यायालय अन्य न्यायाधीशों मतलब उच्च न्यायालय जो है अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करता है किस अनुच्छेद के तहत? 143 124 के 2। 124 के 2। हाँ। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं कितने वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष के। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? सर्वोच्च न्यायालय का इसी का ना 124 में है। हाँ, 124 में है। उच्च न्यायालय का 214। हाँ, उच्च न्यायालय का 214, 90 को जोड़ दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय मतलब कहाँ स्थापित है? सर्वोच्च न्यायालय एक दिल्ली में है। एक दिल्ली में, एक एक ही है जो दिल्ली में है। अभी जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने सदस्य हैं? मुख्य सदस्य सहित 34 गो है। 34 को। मूल संविधान में 8 गो थे और न्यायाधीश है, एगो मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद 56 में हुआ आपको 11 गो। उसके बाद 60 में हुआ 14 गो। और 1960 के बाद 1978 में हो गया आपको 18 गो। 2009 में हो गया 1986 में आपको हो गया 26 गो। 2009 में हो गया 31 गो। 2019 में हो गया 33 गो। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्या बोले? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश के परामर्श से। सर्वोच्च न्यायालय की योग्यता बताइए। और भारत का नागरिक हो और किसी भी न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक कार्य किया हो। कार्य नहीं, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। या 10 साल तक अधिवक्ता रह चुका हो। या राष्ट्रपति की दृष्टि में महान ज्ञान का दाता हो। कानून का अच्छा ज्ञाता हो। न्यायाधीश का वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में है? वेतन और भत्ता आपको 125। 124 में वो सर्वोच्च न्यायालय 125 में देगा वेतन भत्ता। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख। और पेंशन कितना हो जाएगा? उसका 50%। अच्छा, अब आप बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्ताव जो होता है उस प्रस्ताव को हम लोग क्या बोलते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव तो प्रधानमंत्री को हटाया जाता है। प्रार्थना। इसको बताइए कि मतलब किस तरह के द्वारा हटाया जाता है? विशेष बहुमत, साधारण बहुमत या दोनों द्वारा या किसी से नहीं? विशेष बहुमत से। आगे आप बताइए कि इनको मतलब क्या इनमें कमी आएगा कि इनको हटाया जा सकता है? भ्रष्टाचार होंगे और बूढ़ा ज्यादा हो जाएंगे, मतलब कार्य करने में असमर्थ होंगे तो हटा दिया जाएगा। इनको पद से विमुक्त करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी है? 100 गो लोकसभा में, 50 गो राज्यसभा में। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं? सबसे अधिक वही तो क्या नाम है उसका? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ चंद्रचूड़ जी। हाँ। सबसे कम आपको ही थे कमल नारायण सिंह। हाँ, कमल नारायण 17 दिन।
तार कमल चल गए मुंगेर चल। हाँ। जब लोकहित मतलब लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया था तो उसमें कौन मुख्य न्यायमूर्ति थे? ये भगवती PN भगवती। अच्छा। जब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश प्राप्त कर लेते हैं तो किसी न्यायालय में जाके नहीं कार्य नहीं कर सकते। ये सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि किसी भी मतलब जगह बैठक करवा सकता है। तो अभी तक कितना जगह हुआ है और कौन कौन सा जगह? हैदराबाद और श्रीनगर में अभी तक हुआ। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार में मतलब कितने पॉइंट है या कितने तरह का उसका क्षेत्राधिकार है? 6 प्रकार का होगा। 6 प्रकार का है। परामर्शवर्ती क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? परामर्श मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श लेता है 143। अभिलेख न्यायालय? अभिलेख न्यायालय आपको हो जाएगा कितना होगा? 129। 129। राज्य में अभिलेख न्यायालय? राज्य में आपको 215 है। 215। केंद्र में थी मतलब सर्वोच्च न्यायालय में होगा 129 और उच्च न्यायालय में होगा अभिलेख न्यायालय 215। अब पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में? हाँ, जैसे मैं मान लीजिए कोई निर्णय दे दिया तो फिर उस पर पुनर्विचार करने के लिए मंगवाता है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 137। बिल्कुल सही पकड़े थे, 137। जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो मतलब उसमें कितने प्रकरण आते हैं? अपीलीय में 5 प्रकरण। 3। एक संवैधानिक होता है, दीवानी होता है, फौजदारी होता है। उच्च न्यायालय बताइए किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय 90 को जोड़ दीजिए। 214 होगा। 214। देखिए इसमें 124 214 और इसमें 129 हो गया अभिलेख न्यायालय और उसमें 215 हो गया उच्च न्यायालय में अभिलेख न्यायालय। वर्तमान भारत में न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। सबसे न्यूनतम उच्च न्यायालय कौन है? न्यूनतम बोले तो नया तो होगा ना, वही ना अमरावती, हैदराबाद। सॉरी, हाँ हैदराबाद। कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं मतलब कितने ऐसा उच्च न्यायालय है जिसका क्षेत्राधिकार जो है 1 राज्यों से अधिक है? 3। कौन कौन सा है? आपको कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, गुवाहाटी, कोलकाता हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद गुवाहाटी, असम वही गुवाहाटी, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो कितने साल पे अवकाश ग्रहण करते हैं? अभी तक करते हैं 62 साल, लेकिन प्रस्तावित है 65 वर्ष। चलिए आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे उच्च न्यायालय का। पूछ लीजिए कौन कहाँ है। अच्छा, चलिए तो आप बताइए कि उत्तराखंड का कहाँ है? नैनीताल। उत्तराखंड का नैनीताल। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर। दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली। गुजरात का उच्च न्यायालय? गांधीनगर। अहमदाबाद। केरल का उच्च न्यायालय? एर्नाकुलम। लक्षद्वीप का? लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप का भी एर्नाकुलम। हाँ, लक्षद्वीप का। दमन और दीव का उच्च न्यायालय कहाँ है? मुंबई। अच्छा, मुंबई। दमन और दीव मुंबई। दादर और नागर हवेली का? मुंबई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का? ये तो कोलकाता होगा। कोलकाता। अब मणिपुर का उच्च न्यायालय? मणिपुर का इम्फाल। तेलंगाना का? अमरावती। तेलंगाना का हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का? अमरावती। 1 जनवरी 2000। रुके तेलंगाना का कहाँ? हैदराबाद। अमरावती। आंध्र प्रदेश का अमरावती। से आंध्र प्रदेश, से अमरावती। इसका आंध्र प्रदेश का 1 जनवरी 2019 को, तेलंगाना का भी 1 जनवरी 2019 को बना है।